हाँ तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम नागरिक शास्त्र में पाठ 2 देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति समझेंगे। ठीक, किस प्रकार से देश की सुरक्षा आवश्यक है और कौन कौन सी संस्थाएं देश की सुरक्षा के लिए जो है उपस्थित हैं। ठीक, और क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि देश हमारा सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। चलिए देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद देश की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था कि देश की सैन्य शक्ति को मजबूत किया जाए। कहने का अर्थ यह है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ठीक, तब स्वतंत्रता के बाद जो हमको आज़ादी मिली, जो स्वतंत्रता मिली, वह अब आज़ादी हमेशा बनी रहे। तो उसके लिए हमें क्या था, हमारी जो सैनिक शक्ति है वह कैसी रहे, मजबूत रहे। ठीक है, वह सुदृढ़ रहे। तो ऐसा उस समय की जो सरकार थी उनका सोचना था। ठीक है, अब आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण ने हमें और सतर्क कर दिया। आज़ादी के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तो इससे क्या हुआ, हमारे जो हमारा देश है, भारत देश है, क्या है, और ज़्यादा सतर्क हो गया। अतः सेना को आधुनिक बनाने, सैन्य बल की संख्या बढ़ाने तथा सेना की नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सैन्य अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है, तो सेना को आधुनिक बनाने के लिए, ठीक है, यानी आज के अनुकूल बनाने के लिए, यानी उसमें नए नए हथियार होने चाहिए, टैंक होने चाहिए, है ना, वायुसेना के लिए जो है लड़ाकू विमान होने चाहिए। तो इस तरीके से आधुनिक बनाने के लिए क्या किया गया, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है, विश्व में हथियारों की होड़ ने देश को आधुनिक हथियारों के विकास के लिए मजबूर किया, जिससे परंपरागत युद्ध प्रणाली के साथ साथ युद्ध के नए तरीकों तथा सुरक्षा के प्रबंध किए गए। देखो विश्व में क्या हो रहा है, विश्व में जितने भी देश हैं, आज उन देशों में क्या है, नए नए हथियारों, ठीक है, को बनाने की होड़ है। ठीक, यानी आज कहा जाता है कि जिस देश के पास में जितने अधिक आधुनिक हथियार होंगे, जितने अधिक आज बारूद होंगे, वह देश उतना ही अधिक शक्तिशाली है। ठीक, इस बात से जो है कोई लेना देना नहीं है कि मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक है तो वह देश शक्तिशाली होगा, ऐसा नहीं। ठीक, शक्तिशाली आज के समय में वह देश माना जाता है जिसकी सैन्य जो शक्ति है, ठीक है, अच्छी है, आधुनिक है, ठीक, मजबूत है, और उसके साथ साथ जिसके पास अधिक आधुनिक हथियार हैं, तो वह देश कैसा है, एक मजबूत देश की श्रेणी में आता है। अब बात करेंगे सेना के 3 अंगों। ठीक है, वायु इसमें जो सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, जल सेना एवं वायुसेना को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे जो सेना के 3 अंग होते हैं कौन कौन से, पहला है थल सेना, दूसरा जल सेना और तीसरा होता है वायुसेना। थल सेना आप समझ गए होंगे, ठीक है, जिसको आप साधारण भाषा में आर्मी बोल देते हैं। ठीक, तो थल सेना के अंतर्गत हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यानी ऐसी सेना जो क्या करती है, जो हमारे ज़मीन पर जो हमारी कहें तो सीमावर्ती जो ज़मीन पर रहने वाली सीमा है उसका क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है उसकी, तो वह क्या है, थल सेना कहलाती है। दूसरा जल सेना। जल सेना क्या है, जो हमारी समुद्री सीमा, ठीक है, यानी हमारे देश की जो समुद्री सीमा जो अन्य देशों से लगी हुई है उसकी क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, कहीं वहाँ से जल के माध्यम से कोई शत्रु देश हम पर आक्रमण न कर दे, तो उसके लिए क्या है, जल सेना है। तीसरा है वायुसेना। वायुसेना का क्या अर्थ है, वायुसेना आप समझ रहे होंगे, यानी ऐसी सेना जो वायु में रहती है। वायु में मतलब यानी जो आसमान में, ठीक, वह हमारी आसमान में जो हमारी सीमा है, हमारे देश की सीमा है, उसकी सीमा की रक्षा करती है। कहीं ऐसा ना हो कहीं कोई लड़ाकू विमान के माध्यम से, ठीक है, हमारे देश पर जो है वायु मार्ग के रास्ते आक्रमण कर दे। तो इस प्रकार से तीनों सेनाओं का क्या है, बहुत अधिक महत्व है। ठीक, कौन कौन सी, जल सेना, पहली थल सेना, जल सेना और वायु सेना। आगे समझेंगे। अब
भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति, ठीक है, यानी उसको कमांडर भी बोलते हैं, कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। जो भारतीय सेना का अर्थ यानी तीनों प्रकार की सेना, कौन कौन सी? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन सब का जो सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है, वो कौन है? राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को यहाँ बनाया गया है। किंतु देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल पर होता है। लेकिन जो वास्तविक सुरक्षा है उसका दायित्व किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास होता है, ठीक है। यानी मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों के माध्यम से ही क्या होगा? कोई युद्ध की नीति, ठीक है, और इस प्रकार से ये आगे की रूपरेखाएं तैयार की जाती हैं। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी मामलों पे विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होती है, तो जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, और उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक। अब देखेंगे रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय इसके कार्य का संचालन करते हैं और सेना के तीनों अंगों के कार्यों की निगरानी रखते हैं, ठीक है। यानी रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय क्या करता है? वो इन कार्यों को संचालन करता है, ठीक है, और सेना के तीनों अंगों के कार्यों की निगरानी रखता है। अब देखेंगे आपने गणतंत्र दिवस के अवसर पर टेलीविजन में सेना के तीनों अंगों, ठीक है, जो सेना के तीनों अंग हैं कौन कौन से? जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ठीक है, तो उनको क्या करते देखा है? मार्च पास्ट करते हुए आपने देखा होगा, ठीक है। जब आप टीवी पर देखते होंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या है? मार्च पास्ट करते नहीं करते, ठीक है, तीनों सेनाएं अपने अपने जो है स्थान पर क्या है? मार्च पास्ट करती हैं। अब बात करते हैं मुख्यालय की, ठीक है। अब जो हमारी सेनाएं हैं इन सभी का मुख्यालय क्या है? दिल्ली में है। जो तीनों सेनाएं हैं उनका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक। यहाँ देखना है, देखिए जो इसका जो चिन्ह है, भारतीय थल सेना का चिन्ह आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो भारतीय थल सेना 5 कमानों में विभाजित है, ठीक है। जो इसकी जो विभाजन है 5 क्षेत्रों में किया गया है। पश्चिमी, ठीक है, या देखेंगे पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान, ठीक है। पश्चिमी, पहली कमान क्या है? पश्चिमी, दूसरी पूर्वी, तीसरी दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान। थल सेना में कई प्रकार की सेनाएं होती हैं, जैसे इन्फेंट्री, तोपखाना, आर्मी, मेडिकल कोर, आर्मी, शिक्षा कोर आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थल सेना का हो गया। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना का जो चिन्ह है आप ये देख सकते हैं। आगे देखेंगे भारतीय नौसेना को जल सेना भी कहा गया है, ठीक है। तो जो आपने अभी पढ़ी थी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो इस जल सेना को नौसेना भी कह देते हैं, नौसेना को जल सेना भी कहते हैं। यह 3 कमानों में विभाजित होती है। कौन कौन से? पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान। यानी पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। ये समझने वाली बात है। यहाँ ये 3 कमान में ही क्यों है जल सेना, बताएं। इसके लिए देखिए जो हमारा भारत है, ठीक है, जो भारत देश है हमारा, इस तरीके से भारत देश की जो स्थिति है, ठीक इस प्रकार से ये भारत देश की स्थिति होगी मान लीजिए। तो पहली कमान क्या है? पूर्वी कमान। तो आपको पता है पूर्व दिशा हमारी किधर है? इधर हमारी पूर्व दिशा हो गई, ठीक है, ये हमारी पूर्व दिशा हो गई, पूर्व। और इधर क्या है? पश्चिम, ठीक है, ये समझेंगे पश्चिम हो गया। और इधर दक्षिण हो गया, ठीक है। जो हमारा जल है, ठीक है, जल सेना कहाँ काम करेगी? जो नौसेना है वो जल में ही कार्य करेगी। तो जो इतना हिस्सा है हमारा, है ना, तो यह हिस्सा क्या है? हमारा जलमग्न है, ठीक है, समझ गए। तो जो समुद्री सीमा कहाँ है? यहाँ तक है भारत की, ठीक। तो पूर्व में तो कोई समुद्र है नहीं है, समझ गए। हाँ, यानी उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में कोई हमारा क्या है? किसी प्रकार का समुद्र नहीं है। तो हमारा समुद्र कहाँ है? पूर्व में, पश्चिम और दक्षिण में, ठीक है। तो यहाँ ये समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक। चलिए, तो नौसेना के भारत में 2 बेड़े हैं, पूर्वी बेड़ा और पश्चिमी बेड़ा, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब तीसरी बात करते हैं वायुसेना की। तो भारतीय वायुसेना में इस समय, ठीक है, 4 कमान है। पहली पश्चिमी वायु कमान, दूसरी पूर्वी वायु कमान और
उसके बाद प्रशिक्षण कमान और उसके बाद चौथी आपकी रखाव कमान। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीनों सेनाओं के बारे में आपने समझा। ठीक है, अब आगे की वीडियो में आपको आगे समझाया जाएगा। धन्यवाद।